नमस्कार, कैजन क्लासेस में आपका स्वागत है। आगामी 11 मई को उत्तराखंड लोअर पीसीएस का प्री होने वाला है और उसी को ध्यान में रखकर हम करंट अफेयर से संबंधित एक क्विक रिवीजन सेगमेंट को प्रारंभ कर रहे हैं। और इससे रिलेटेड जो पहला वीडियो है वो वीडियो है उत्तराखंड बजट 2025-26 का। तो इस वीडियो में हम क्विक रिवीजन करेंगे उत्तराखंड बजट 2025-26 का। लेकिन उससे पहले आपको एक सूचना देना चाहता हूं और सूचना यह है कि जो 11 मई को आयोजित हो रहा है लोअर पीसीएस का प्री, तो उससे संबंधित हम फ्री टेस्ट सीरीज को आयोजित कर रहे हैं। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ जो मोबाइल नंबर दिया गया है उस मोबाइल नंबर पर आप हमें मैसेज कीजिए, हम आपको फ्री टेस्ट सीरीज से जोड़ लेंगे, जिसके अंतर्गत आपको संभावित प्रश्न मिलेंगे और उससे आप काफी लाभान्वित होंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस क्विक रिवीजन से संबंधित पहले वीडियो का, जो कि बेस्ड है उत्तराखंड बजट 2025-26 पर। तो देखिए, सबसे पहले जिस बजट की हम बात करते हैं उस बजट में हमें यह जानना जरूरी है कि बजट एक संवैधानिक व्यवस्था है और इस संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत हम 2 अनुच्छेद का जिक्र अगर करें तो वह काफी जरूरी होगा और वह काफी महत्वपूर्ण भी है जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें कि पहला अनुच्छेद आप यहां पर देख रहे हैं, अनुच्छेद 112। और इस अनुच्छेद 112 के अंतर्गत केंद्र स्तर पर जो सरकार है वह प्रतिवर्ष संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण को पेश करती है। और वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब यहां पर है कि आम भाषा में यहां पर बात हो रही है बजट की, और बजट की अगर बात करें तो वह है सरकार की आय और व्यय से संबंधित ब्यौरा। और वहीं अनुच्छेद 202 यह प्रत्येक राज्य सरकार को यह शक्ति देता है कि प्रत्येक राज्य सरकार जो राज्य की आने वाले वित्तीय वर्ष से संबंधित जो उनकी अनुमानित प्राप्ति, मतलब रेवेन्यू के टर्म्स में कितना उनको मिलेगा, उनको कितने रेवेन्यू की प्राप्ति होगी, वह अनुमानित, और व्यय मतलब अनुमानित उनको कितना व्यय होगा उसका विवरण वह जो राज्य है उससे संबंधित जो राज्य विधानमंडल है उसके सामने प्रस्तुत करना। ये 2 अनुच्छेद हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 112 संसद से संबंधित मतलब केंद्र सरकार से संबंधित, और अनुच्छेद 202 राज्य सरकार से संबंधित। यह बजटीय शक्ति इन दोनों सरकारों को देता है। वही अगर हम बजट के आंकड़ों की बात करें तो जो बजट के आंकड़े होते हैं वह मुख्य रूप से 3 वर्षों से संबंधित होते हैं। कैसे, जरा उसे देखिए। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड बजट 2025-26 की, तो देखिए यह जो बजट है 2025-26 की, यह बजट कब पेश किया गया? इस बजट को पेश किया गया वित्तीय वर्ष 2024-25 में। और 2024-25 वित्तीय वर्ष में कब पेश किया गया? तो पेश किया गया 2025 साल के फरवरी महीने में। तो अब देखिए यहां पर क्या देख रहे हैं हम यहां पर यह देख रहे हैं कि इस वित्तीय वर्ष में आगामी वित्तीय वर्ष के आंकड़ों को प्रस्तुत किया गया। तो देखिए क्या है, एक आगामी वित्तीय वर्ष के आंकड़े हैं। पहली बात तो ये, क्योंकि जो बजट पेश किया गया है वह पेश किया गया वित्तीय वर्ष 2024-25 में, और तो हम यहां पर यह देख रहे हैं कि यह जो बजट पेश किया गया है जो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए, उसमें चालू वित्तीय वर्ष के भी आंकड़े दिए गए हैं। उसके साथ ही साथ जो पिछला वित्तीय वर्ष है, और पिछला वित्तीय वर्ष इसमें क्या होगा, वह होगा 2023-24। तो इससे संबंधित आंकड़े भी यहां पर प्रस्तुत किए जाते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि जो बजट होते हैं, बजट में जो आंकड़े होते हैं वो मुख्य रूप से 3 वित्तीय वर्ष के आंकड़े वहां पर होते हैं। एक पिछले वर्ष के आंकड़े, दूसरा चालू वित्तीय वर्ष के आंकड़े, और तीसरा आगामी वित्तीय वर्ष के आंकड़े। यह हमने देखा यहां पर बजट के आंकड़ों की बात की हमने। फिर नेक्स्ट आप देखिए कि उत्तराखंड के संदर्भ में अगर हम देखें तो उत्तराखंड बजट प्रस्तुतिकरण से संबंधित 3 फैक्ट काफी महत्वपूर्ण है। पहला यह है कि जब उत्तराखंड राज्य बना तो उसका पहला बजट जो प्रस्तुत किया रमेश पोखरियाल निशंक ने, इन्होंने प्रस्तुत किया। 2001-2 वित्तीय वर्ष से संबंधित यह बजट था। उसके बाद फिर उत्तराखंड में पहला चुनाव हुआ, और पहला चुनाव के बाद जो सरकार निर्वाचित हुई तो उस निर्वाचित सरकार का जो पहला बजट है, या यूं कहे कि जो निर्वाचित सरकार है उसने कब अपना पहला बजट प्रस्तुत किया, तो वह किया वित्तीय वर्ष 2002-3 में, और प्रस्तुत करने वाले थे नारायण दत्त तिवारी। और वर्तमान बजट की अगर हम बात करें जो संबंधित है 2025-26 से, तो उसे प्रस्तुत किया है प्रेमचंद अग्रवाल ने, जो कि वित्तीय मंत्री हैं उत्तराखंड के। अब चलिए अब हम बात करते हैं इस 2025-26 उत्तराखंड बजट की। यह जो बजट है, यह बजट मुख्य रूप से 2 मॉडल पर आधारित है जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और यह जो 2 मॉडल है वो कौन कौन से मॉडल है? पहला मॉडल है नमो बजट और दूसरा मॉडल है ज्ञान बजट।
जो नमो बजट और ज्ञान बजट जो आपको दिख रहे हैं, हम दोनों को अलग अलग कर कर देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नमो बजट की। अब देखिए, नमो बजट में यहां पर हम 4 शब्दों को देख रहे हैं, NAMO। यहां जो NAMO, वो देखिए N क्या है, वह है नवाचार। A की अगर बात करें तो वह क्या, वह है आत्मनिर्भर उत्तराखंड। और M की अगर बात करें तो वह है महान विरासत। और O की अगर हम बात करें तो वह क्या, वह है ओजस्वी मानव संसाधन। तो इसका संक्षेप है NAMO, नमो बजट। अब यहां पर जो हमें दिख रहे हैं नवाचार, आत्मनिर्भर उत्तराखंड, महान विरासत और ओजस्वी मानव संसाधन, चलिए इसे हम एक एक कर देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आते हैं किस पर, नवाचार पर। देखिए, नवाचार मतलब इनोवेशन की बात हो रही है। इसका मतलब यहां पर यह है कि जो परंपरा, जो पद्धति पहले नहीं थी, उसके स्थान पर एक ऐसे नई पद्धति को लाना जिससे कि हमारी कार्यशैली और कार्य प्रणाली वह काफी तेज हो जाए। तो उसमें आप यहां पर क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं यहां पर कि जैसे रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है, लेकिन रजिस्ट्रेशन किस तरह की, पेपरलेस रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है। उसके बाद आधार प्रमाणीकरण की जो बात है वह किस पर है, तो बायोमेट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण। फिर देखिए कि पर्यावरण के अनुकूलन के लिए किसकी बात है, इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की बात है, ताकि जो ई व्हीकल्स है उसकी जो उपयोगिता है वह, और जो उसका यूज है, उपयोग है, वह बढ़ता चला जाए। फिर अपराध को रोकने के लिए, अपराध संबंधी जांच के तेजी लाने के लिए मोबाइल फॉरेंसिक वैन व ड्रोन सेल की बात की गई। तो इसी तरीके से हम यहां पर देख रहे हैं कि कई सारे बिंदु हैं जो नवाचार के अंतर्गत इसमें शामिल किया गया है। इसमें स्प्रिंकलर प्रणाली की भी बात की गई है, ताकि जो कृषि है उस कृषि में जल का प्रयोग उपयुक्त तरीके से किया जाए, विवेकपूर्ण तरीके से किया जाए। तो यह नवाचार के अंतर्गत इसमें शामिल है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहां पर है नमो बजट में आत्मनिर्भर उत्तराखंड। अब देखिए, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो हमें 7 क्षेत्र दिखते हैं, और ये 7 क्षेत्र हैं कृषि, उद्योग, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, पर्यटन और आयुष। और ये 7 जो क्षेत्र हैं उन्हें नाम दिया गया है सप्तर्षि। ये 7 जो वो क्या है, वह है सप्तर्षि। और ये सप्तर्षि का यहां पर है, ये जो 7 के 7 क्षेत्र हैं, ये उत्तराखंड का एक आधार होगा। किस रूप में, तो एक समृद्ध उत्तराखंड, एक सशक्त उत्तराखंड और विकसित उत्तराखंड। तो ये 7 के 7 ये एक आधार है उत्तराखंड के, इसलिए नाम दिया गया क्या, सप्तर्षि। तो क्वेश्चन में हो सकता है कि यह पूछा जा सके कि नमो बजट में आत्मनिर्भर उत्तराखंड के अंतर्गत जिस सप्तर्षि की बात की गई है उस सप्तर्षि में कौन शामिल है, कौन शामिल नहीं है। तो इन 7 पर हमें ध्यान देना काफी जरूरी है, इसे दिमाग में रखना काफी जरूरी है। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहां पर महान विरासत। महान विरासत में है कि उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा को प्रमोट करना, उसे प्रोत्साहन देना, ताकि जो पर्यटन है उस पर्यटन में और तेजी आ सके, और पर्यटन के थ्रू जो राजस्व है उस राजस्व में पहले की तुलना में उसमें वृद्धि हो। उसके बाद हम देखते हैं आदि कैलाश और ओम पर्वत दर्शन हेतु सुगमता। फिर नेक्स्ट पुनर्विकास की बात की गई है, लेकिन किनकी, तो 2 स्थानों को हम देख रहे हैं यहां पर, 2 स्थान है हरिद्वार और ऋषिकेश। और फिर नेक्स्ट देखते हैं शारदा रिवर फ्रंट। तो शारदा रिवर फ्रंट, इसमें जो सरकार कह रही है कि हम इसे एक विरासत के रूप में देखेंगे। और शारदा रिवर फ्रंट में जो मुख्य रूप से अगर देखें तो शारदा नदी जो घाट है उस घाट के सौंदर्यीकरण, मतलब उसके सौंदर्यीकरण एवं विकास, इस पर सरकार जोर दे रही है, जोर देने की बात करिए इस बजट के थ्रू। नेक्स्ट देखिए, जो नमो है उस नमो में बात हो रही है ओ की, और यहां ओ के अंतर्गत क्या है, वह है ओजस्वी मानव संसाधन। तो पूर्ण रूप से या पूर्ण रूप से या निर्भर कर रहा है किस पर, निर्भर कर रहा है मानव संसाधन पे। अब देखिए, मानव संसाधन को कितने एंगल में या कितने डायमेंशन में यहां पर लिया जा रहा है, वह लिया जा रहा है पहली बात कि एक मानव संसाधन का जो शारीरिक विकास है वह उचित तरीके से होना चाहिए, क्योंकि जब तक उसका शारीरिक विकास नहीं होगा वह बेहतर मानव संसाधन नहीं होगा। तो क्या है बात हो रही है इसमें, पोषण की। फिर नेक्स्ट देखिए यहां पर क्या है कि शारीरिक रूप से वह विकसित हो गया, लेकिन अब जरूरत है मानसिक और बौद्धिक रूप से उसको विकसित करने की। तो देखिए इसमें क्या है कि शिक्षण, फिर प्रशिक्षण, शिक्षित हो जाएगा फिर उसे प्रशिक्षण मिलेगा, तो जरूरत किस बात की होगी, उसके लिए रोजगार की। तो सरकार या जो निजी क्षेत्र है वो रोजगार सृजित करेंगे उसके लिए। उसके अलावा सरकार उसे बेहतर
एक उद्यम का माहौल दे, या सरकार उसे कहे कि वह खुद रोजगार का सृजन करे या कोई भी कंपनी खोले, तो उसके लिए उद्यम की व्यवस्था की बात यहां पर की गई। और फिर बात हो रही है मार्केटिंग की। इसका मतलब यहां पर यह है कि सरकार शारीरिक विकास से होते हुए मानसिक विकास तक जाकर उसके लिए धनोपार्जन तक की व्यवस्था इसके अंतर्गत कर रही है। यह है ओजस्वी मानव संसाधन, जिसमें हम यहां पर यह देख रहे हैं कि सरकार उद्यमिता को प्रोत्साहन तो दे ही रही है, साथ ही साथ स्टार्टअप प्रोत्साहन की बात कर रही है। तो अलग अलग तरीके से हम यहां पर देख रहे हैं कि हर एक क्षेत्र को सरकार इस ओजस्वी मानव संसाधन के अंतर्गत शामिल कर रही है। तो हमने नमो के अंतर्गत हमने चारों खंडों को देख लिया कि उसकी क्या क्या प्रमुख विशेषताएं, जिसका वर्णन इस बार के बजट में किया गया है। अब आते हैं हम ज्ञान पे। जरा आप ज्ञान में देखिए, ज्ञान में 4, और वो 4 क्या है? वो 4 है GYAN, जिसमें देखिए कि G हमें दिख रहा है, G का मतलब यहां पर है गरीब कल्याण, Y तो Y का मतलब यहां पर युवा, A का मतलब अन्नदाता, और N का मतलब यहां पर है नारी। तो समाज के इन 4 वर्गों पर विशेष रूप से केंद्रित है यह ज्ञान। अब चलिए इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि गरीब कल्याण के अंतर्गत सरकार क्या कर रही है। तो देखिए, गरीब कल्याण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं के लिए सरकार ने बजटीय राशि को आवंटित किया है। लेकिन अब हमारे लिए यहां पर इंपॉर्टेंट यह है कि अगर इससे संबंधित हमारे सामने प्रश्न आएंगे तो यह प्रश्न जरूर आ सकता है कि गरीब कल्याण के अंतर्गत सरकार सबसे ज्यादा कहां पर पैसे खर्च करने की बात कर रही है, या किस मद में सबसे ज्यादा आवंटन की बात कर रही है। तो देखिए, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि 1 नंबर पर है सामाजिक सुरक्षा हेतु, दूसरे नंबर पर हम क्या देख रहे हैं कि विभिन्न योजनाओं में सरकार के द्वारा जो सब्सिडी दी जा रही है वह, तीसरा अन्न पूर्ति योजना, और चौथा देख रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। तो ये 4 ऐसे बड़े सेगमेंट हैं जिसमें कि सरकार गरीब कल्याण के अंतर्गत खर्च कर रही है। अन्नपूर्ति योजना, तो ये ग्रेन एटीएम है, और ग्रेन एटीएम का मतलब है कि ऑटोमेटेड मशीन है जहां से कि अनाज निकलती है, और ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अंतर्गत चलाया जा रहा है, जिसमें कि 24/7 राशन कार्ड के थ्रू यहां पर भुगतान, मतलब अनाज का आवंटन किया जाता है। तो ये हमने देखा गरीब कल्याण के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए, जो सेगमेंट था वाई में क्या था? वह यूथ की बात हो रही है, तो युवाओं को सशक्त बनाना। इसमें देखिए कि हम जो इसमें देखिए टॉप 4 जहां पर खर्च करने की बात हो रही है, उसमें नंबर 1 पर है शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत। इसे हमें दिमाग में रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन हम बन सकते हैं। दूसरे पर हम क्या देख रहे हैं? मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु, जिसमें कि 60 करोड़ रुपए यहां पर खर्च करने की बात की गई। तीसरे नंबर पर हम देख रहे हैं 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक हेतु, जिसपे कि 59.41 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई है। और 4 नंबर पर हम देख रहे हैं साइंस सिटी एवं विज्ञान केंद्रों की स्थापना। तो ये जो 4 है, इन चारों को हमें क्रम से याद रखना है इस पर, ताकि अगर इससे संबंधित क्वेश्चन हो कि सबसे ज्यादा युवाओं को सशक्त बनाने में किस मद में खर्च किया जा रहा है, तो इसमें हमें वह याद रहे, कम से कम एटलीस्ट 4 तो हमें याद रहे। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहां पर है कि अन्नदाता से अगर हम देखें तो इसमें अगर हम टॉप 4 आइटम्स देखें, मतलब कि हम शीर्ष 4 मद देखें जहां पर सरकार ने खर्च करने की बात की है, तो हम देखते हैं कि ट्राउट प्रोत्साहन योजना हेतु, मतलब जो ट्राउट फिश है, हिमालयन फिश है, उस पर सरकार उसके प्रोत्साहन से संबंधित जो खर्च करने की बात की वह अन्नदाता में 1 नंबर पर है। दूसरे नंबर पर हम क्या देख रहे हैं? वह देख रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजनागत, जिसमें कि 85 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई। तीसरे नंबर पर हम देख रहे हैं किसान पेंशन योजना अंतर्गत समग्र रूप से लगभग कितना 42.18 करोड़ रुपए। और चौथे नंबर पर है साइलेज हेतु समग्र रूप से 40 करोड़ रुपए यहां पर खर्च करने की बात सरकार कर रही है। अब जिस साइलेज की हम बात करें, साइलेज होता क्या है? तो साइलेज आप ऐसे समझिए कि जो गड्ढे होते हैं, उस गड्ढे में सुरक्षित हरा चारा होता है जिसका उपयोग पशुओं के लिए किया जाता है सर्दियों के मौसम में। तो हमने अन्नदाता वाला भी सेगमेंट देखा। फिर नेक्स्ट सेगमेंट देखिए वो कौन सा है? नारी सशक्तिकरण। तो ज्ञान में लास्ट एन, और एन में नारी सशक्तिकरण में हम देखते हैं तो टॉप जो 4 जो आइटम्स हैं जिसमें खर्च करने की बात सरकार कर रही है, उसमें नंबर 1 पर है नंदा गौरा योजना अंतर्गत लगभग, तो यहां पर ये देखिए ये राशि है। दूसरे नंबर पर हम क्या देख रहे हैं? मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना अंतर्गत, जिसमें कि 29.91 करोड़ रुपए खर्च करने की बात है। उसका तीसरे नंबर पर हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना अंतर्गत लगभग 22.62 करोड़ रुपए। और चौथे नंबर पर हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, जिसमें कि
4 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई है। वह किसमें है? ये सब के सब है नारी सशक्तिकरण के अंतर्गत। तो हमने दोनों देखा, हमने यहां पर नमो के अंतर्गत जो ये 4 एरिया थे उसे भी हमने देखा, और ज्ञान के अंतर्गत भी हमने यहां पर देखा कि कौन कौन से 4 एरिया है, और उसमें भी हमने ये देखा कि इसके अंतर्गत जो अलग अलग आइटम्स थे उस पर सरकार कितना खर्च कर रही है। अब आ जाइए इस सेगमेंट में। यह जो सेगमेंट ये कह रहा है कि इकोलॉजी के साथ साथ इकोनॉमी, इकोलॉजी के साथ इकोनॉमी, इसका सीधा सा मतलब है कि यहां पर बात हो रही है सतत विकास की या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप जानते होंगे, जिसमें बात यहां पर इसकी होती है कि जो भी संसाधन हमारे पास मौजूद हैं, समाज के पास मौजूद हैं, उसका उपयोग इस तरीके से किया जाए जो न केवल वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करे बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए वह सुरक्षित रहे। तो यहां पर वही बात हो रही है इकोलॉजी के साथ साथ इकोनॉमी की। अब इसमें यहां पर क्या है कि सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना, जो कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा उसे तय किया गया, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा उसे तय किया गया है 2030 तक 17 लक्ष्यों को प्राप्त करना। फिर यहां पर बात हो रही है कि पर्यावरण के अनुकूल नीतियों का निर्धारण करना। तीसरी बात यहां पर हो रही है कि स्थिति स्थापक पर्यावरण का सुनिश्चितीकरण करना। और चौथी बात हो रही है स्वच्छ पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर बल। तो कुल मिलाकर ये सारी चीजें फोकस है सतत विकास पर। तो अब इसके अंतर्गत जो अलग अलग मद है उस पर जो खर्च करने की बात की गई वो देखिए जो मद है, जैसे कि बात हो रही है यहां पर कैंपा योजना की। अब कैंपा जो है अगर हम इसकी बात करें तो यह इस तरीके से CAMPA मतलब कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। और यह जो फंड बनाया गया है उसका उद्देश्य है वनीकरण को प्रोत्साहन, इसका सीधा सा उद्देश्य है। उसके बाद देखिए जलवायु परिवर्तन शमन हेतु 60 करोड़ रुपए आवंटित करने की बात की गई है इस मद में। नेक्स्ट यहां पर बात हो रही है स्प्रिंग एंड रिवर रेजुविनेशन प्राधिकरण, उसके अंतर्गत 125 करोड़ रुपए। और ये जो सारा है यह है SARRA। और यह क्यों है? तो इसमें मुख्य रूप से रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब कि जो वर्षा जल है उसको किस तरीके से प्रिजर्व किया जाए, किस तरीके से उसे रखा जाए जिसके जरिए जल स्तर को बढ़ाया जा सके। फिर सार्वजनिक वनों के सृजन हेतु इसमें 10 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई बजट में। और ई बस इंफ्रास्ट्रक्चर एवं संचालन इसमें 27.5 करोड़ रुपए खर्च करने की बात है इस बजट में। तो यह इकोलॉजी के साथ साथ इकोनॉमी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहां पर कि विभिन्न सेवाओं में व्यय का क्या प्रावधान है बजट 2025-26 में। तो यहां पर जो आप देख रहे हैं उसमें मुख्य रूप से हमें 4 सेवाएं नजर आ रही है: सामान्य सेवाएं, सामाजिक सेवाएं, आर्थिक सेवाएं और स्थानीय निकायों को अनुदान। तो अब देखिए नंबर 1 पर कौन है? नंबर 1 पर है, अगर हम इस सेवाओं में खर्च की बात करें तो नंबर 1 पर है सामाजिक सेवाएं, जिसमें आप देखिए कि राशि जो आवंटित की गई वह है 27,719.32 करोड़ रुपए। दूसरे नंबर पर है सामान्य सेवाएं, जिसमें खर्च करने की बात की गई है 26,275.88 करोड़ रुपए। और तीसरे नंबर पर है आर्थिक सेवाएं, जिसमें खर्च करने की बात की गई है 16,754.51 करोड़ रुपए। और लास्ट में है स्थानीय निकायों को अनुदान, जिसमें हम देख रहे हैं 3968.07 करोड़ रुपए। यह है विभिन्न सेवाओं में व्यय का प्रावधान। अब दिमाग में एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जो हम सामान्य सेवाएं, सामाजिक सेवाएं, आर्थिक सेवाएं देख रहे हैं, आखिर इनके अंतर्गत सेवाएं कौन कौन सी शामिल की जाती हैं? तो चलिए देख लेते हैं इसे भी। तो अब देखिए सबसे पहले सामान्य सेवाएं। तो आप देख रहे हैं यहां पर कि जो सामान्य सेवाएं हैं वह है पेंशन, ब्याज, पुलिस एवं जेल, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन और न्याय। हम क्या देख रहे हैं इसमें कि सबसे ज्यादा किन सामान्य सेवाओं के अंतर्गत सबसे ज्यादा कहां पर खर्च करने की बात की गई है, आवंटित किया हुआ है पेंशन। तो इसे हमें याद रखना है और क्रम आपका यही रहेगा, इसे दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए कि आर्थिक सेवाएं। आर्थिक सेवाओं में हम क्या देख रहे हैं? तो यहां पर देखिए ग्राम विकास, कृषि एवं उद्यान, सिंचाई एवं बाढ़, ऊर्जा, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य, ये सब के सब आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत शामिल हैं। और इसमें जो खर्च करने की बात की जाए, किस मद में सबसे ज्यादा खर्च किया जा रहा है, वह है ग्राम्य विकास में। फिर दूसरे नंबर पर आता है कृषि एवं उद्यान। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सामाजिक सेवाएं। सामाजिक सेवाओं में अगर हम देखें
तो यहां जितने भी आइटम्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, जैसे शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति, चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, ये सब के सब क्या है? यह है सामाजिक सेवाएं। और इसमें सबसे ज्यादा खर्च किस मद में किया जा रहा है? वह है शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति। तो हमने अलग अलग सेवाओं को भी देख लिया और उस पर जो आवंटित राशियां है उसे भी हमने देख लिया है। नेक्स्ट देखिए यहां पर है कि अगर राज्य की अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो राज्य की अर्थव्यवस्था में जो योगदान है, मतलब जो आर्थिक क्रियाकलाप हो रहे हैं, उस आर्थिक क्रियाकलाप में किस क्षेत्र का योगदान ज्यादा है, तो वहां अगर हम देखते हैं तो हमारे सामने क्या दिख रहे हैं कि 3 क्षेत्र हैं आर्थिक क्रियाकलाप के: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। इन तीनों क्षेत्रों में होने वाले जो आर्थिक क्रियाकलाप है, इन आर्थिक क्रियाकलाप से जो उनका अपना मौद्रिक वैल्यू है, जो उसका अपना मौद्रिक मूल्य है, वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन उन क्षेत्रों में किया जा रहा है, तो कितना कंट्रीब्यूशन है इनका, तो वो देखिए सबसे अगर हम देखें ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वह है तृतीयक क्षेत्र का, और वह कितना हुआ है? 46.71%। उसके बाद अगर हम देखें तो वह है द्वितीयक क्षेत्र जो है 43.46%, और लास्ट अगर हम देखें तो वह है प्राथमिक क्षेत्र जो है 9.83%। ये क्रम आपको याद रखना पड़ेगा। इतना ही नहीं, इसमें दिया गया ये जो आंकड़े दिए गए हैं, जो प्रतिशत के रूप में हमें दिख रहे हैं, उसे भी हमें याद रखना पड़ेगा। हो सकता है कि ये आंकड़े एग्जाम में हमारे सामने प्रश्न के रूप में मौजूद हों। चलिए नेक्स्ट हम देखें। यहां पर नेक्स्ट यह है कि अगर प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए तो प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में हम क्या देख रहे हैं? देखिए, प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में हम यहां पर यह देख रहे हैं कि लगातार 2 वित्तीय वर्ष की इसमें अगर बात की जाए, जैसे कि वित्तीय वर्ष 2023-24 और वित्तीय वर्ष 2024-25, तो आंकड़े यह बता रहे हैं कि प्रति व्यक्ति आय के स्तर पर जो ग्रोथ है, वह ग्रोथ कितना हुआ है? 11.33%। और यह ग्रोथ किसका है? यह है उत्तराखंड राज्य का। वहीं अगर इसकी तुलना, मतलब इस वृद्धि की तुलना हम राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में करें तो हम देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि है वह है 8.7%। तो हम क्या देख रहे हैं कि उत्तराखंड का प्रति व्यक्ति आय, उसकी जो वृद्धि दर है वह राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले प्रति व्यक्ति आय की जो वृद्धि दर है उससे काफी ज्यादा है। तो ये आंकड़े काफी दिलचस्प भी हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी उपयोगी भी हैं। तो हमें ये बात याद रखनी पड़ेगी। उत्तराखंड राज्य का आप देख चुके हैं कि जो प्रति व्यक्ति आय उसमें वृद्धि दर कितनी है, और हमने राष्ट्रीय स्तर पर भी देख लिया कि जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें जो वृद्धि दर है वह कितनी है, और हम ये देख रहे हैं कि उत्तराखंड का ज्यादा है राष्ट्रीय स्तर से। फिर नेक्स्ट चलिए हम ये देखते हैं यहां पर कि राज्य का सकल घरेलू उत्पाद, मतलब यहां पर है कि हर एक देश की अपनी एक जीडीपी होती है, लेकिन जो देश की जीडीपी होती है वह अगर हम देखें तो वह अलग अलग जो राज्य हैं उनके जो जीडीपी है उसको जोड़कर एक देश की जीडीपी प्राप्त की जाती है। तो उसी तरीके से हर एक राज्य की अपनी जीडीपी होगी। तो अगर उत्तराखंड की अगर हम ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है अगर हम उसकी बात करते हैं, मतलब जीएसडीपी की अगर हम बात करें, राज्य का सकल घरेलू उत्पाद की बात करें, तो हम यहां पर यह देख रहे हैं कि वर्ष जो वित्तीय वर्ष है 2023-24 वहां हम क्या देख रहे हैं? 3,32,000 करोड़ रुपए। और यहां पर अगर हम देखें वित्तीय वर्ष 2024-25 तो बढ़कर कितना हो गया है? 3,78,000 करोड़ रुपए। तो इसे हमें यहां पर याद रखना पड़ेगा, इस आंकड़े को याद रखना पड़ेगा। एटलीस्ट हमें कम से कम ये याद रखना पड़ेगा कि कितने की वृद्धि हुई है। यह भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है आंकड़ों के हिसाब से। और फिर अगर हम नेक्स्ट यहां पर देखें तो हम यह देख रहे हैं कि उत्तराखंड राज्य का जो जीएसडीपी है वह लगातार, हमें यहां पर क्या दिख रहा है कि वह लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जो कि आपको यहां पर ग्राफ में दिख रहा है। तो जीएसडीपी, उत्तराखंड राज्य का जीएसडीपी वह हर एक वित्तीय वर्ष में बढ़ता चला जा रहा है, या यूं कहे कि हर एक वित्तीय वर्ष को अगर पिछले वित्तीय वर्ष से तुलना करें तो उसका जीएसडीपी बढ़ रहा है। फिर नेक्स्ट देखिए यहां पर यह है कि अगर हम यह देखें कि बजट 2025-26 का आकार कितना बड़ा है, तो आकार मतलब यहां पर बात हो रही है मॉनेटरी टर्म्स में, तो वह देखिए वह आकार है कितना? 1,11,75.33 करोड़ रुपए का। और अगर इसकी तुलना मतलब 2025-26 बजट की तुलना पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 से की जाए तो हम यह देखते हैं कि यह आकार कितना बड़ा है, तो यह आकार बड़ा है
0.38%। ये जो आंकड़ा आपको दिख रहा है यह भी काफी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट देखिए कि जो बजट बनाया गया उसमें व्यय की भी बात की गई है, प्राप्ति की भी बात की गई है। तो आप जरा इन आंकड़ों पे गौर कीजिए कि हम यहां पर क्या देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जो राजस्व व्यय है वह क्या दिख रहा है हमें, वह हमें ज्यादा दिख रहा है तुलनात्मक रूप से पूंजीगत व्यय के। तो इसे हमें दिमाग में रखना है कि व्यय जो है उसमें हम देख रहे हैं राजस्व व्यय ज्यादा है पूंजीगत व्यय की तुलना में। और फिर एक सेगमेंट है पूंजीगत परिव्यय। देखिए जो दोनों टर्म है अगर इसे इंग्लिश में देखें तो एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है कैपिटल आउटले। अब कैपिटल आउटले और कैपिटल एक्सपेंडिचर यूं तो मतलब एक साथ उसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर यहां जो कैपिटल आउटले का यूज किया गया है, पूंजीगत परिव्यय का जो यहां पर यूज किया गया है, इसका सीधा सा मतलब यहां पर यह है कि लॉन्ग टर्म एसेट्स की बात हो रही है। लॉन्ग टर्म एसेट्स में प्रॉपर्टी की बात हो रही है, इक्विपमेंट की बात हो रही है, और साथ ही साथ इनके मतलब प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट के अधिग्रहण की और उसके प्रमोशन पर जो खर्च किया गया है वह है पूंजीगत परिव्यय। चलिए अब नेक्स्ट देखें प्राप्ति की। तो प्राप्ति में हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि कुल प्राप्ति सरकार की, यह जो आंकड़ा है उसे आप दिमाग में रखिएगा, और उसमें हम देख रहे हैं क्या कि राजस्व प्राप्ति जो है सरकार की वह ज्यादा है पूंजीगत प्राप्ति की तुलना में। और यह तुलनात्मक रूप से ऐसे प्रश्न बनते हैं, तुलनात्मक रूप से ऐसे प्रश्न जरूर बनते हैं, तो इसे आप दिमाग में जरूर रखें। हम क्या देख रहे हैं कि जो राजस्व प्राप्ति है वह ज्यादा है पूंजीगत प्राप्ति की तुलना में। फिर नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट यहां पर हम आते हैं, वह है कि बजट 2025-26 जो है उसमें अगर FRBM इस अधिनियम के अनुपालन की बात की जाए, मतलब FRBM एक्ट के अनुपालन की बात की जाए, तो पहले तो हम ये जान लें कि जिस FRBM की बात यहां पर वो है क्या। तो FRBM का अगर फुल फॉर्म देखें तो देखिए F है वह है फिस्कल, R है रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, मतलब यह एक्ट सबसे पहले लाया गया था 2003 में, और उसके बाद इसमें लगातार संशोधन हुए हैं। तो ये FRBM एक्ट है जिसका मुख्य उद्देश्य है घाटा, सरकार के जो अलग अलग घाटे होते हैं, डेफिसिट होता है, जैसे कि सरकार का घाटा हुआ राजस्व घाटा, फिर प्रभावी राजस्व घाटा, उसके बाद राजकोषीय घाटा, और साथ ही साथ सरकार के ऊपर जो ऋण है, तो उन सब को एक ऐसे स्तर तक बनाकर रखना जो कि अर्थव्यवस्था के सुचारू संचालन में सहायक हो। तो अब FRBM अधिनियम के अनुपालन की अगर बात की जाए तो बजट 2025-26 में देखिए क्या बात की गई है कि रेवेन्यू के आधिक्य की बात की गई है, उस पर कहा गया हां। दूसरा, जो सरकार का राजकोषीय घाटा है, तो सरकार का राजकोषीय घाटा जितना सरकार का GSDP है उसके कितने प्रतिशत तक रखना, तो 3% की सीमा के अंतर्गत रखना, मतलब FRBM जो है एक्ट है उसका अनुपालन यहां पर किया जा रहा है। और दूसरा कि सरकार के ऊपर जो डेट है, जो कर्जा है, जो ऋण है, उसको कहां तक रखना, तो 32.5% की सीमा के अंतर्गत रखना, वो भी किसके, तो जो GSDP है, जो उत्तराखंड राज्य की, ध्यान दीजिएगा उत्तराखंड राज्य की जो GDP है उसका 32.5% तक रखना। मतलब तीनों हम सेगमेंट में क्या देख रहे हैं, हां, इसका मतलब है कि बजट 2025-26 में FRBM के लक्ष्य को प्राप्त करने की बात की गई है। और नेक्स्ट यहां पर आइए, नेक्स्ट यहां पर बात हो रही है रुपया आता है और रुपया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रुपया आने की। तो यहां जो हमें ये पाई चार्ट दिख रहा है उसमें अगर देखें हम तो सबसे ज्यादा सरकार को प्राप्ति जो होती है वो किससे होती है, वो होती है स्वयं का कर राजस्व। यहां पर दिया गया है कि सबसे ज्यादा कहां से प्राप्ति हो रही है उत्तराखंड राज्य को, तो स्वयं के कर राजस्व से प्राप्ति हो रही है। दूसरे नंबर पर क्या है, पब्लिक डेट, जो सरकार ऋण ले रही है वह। तीसरे नंबर पर देखिए क्या है, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान, वो तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर पर केंद्रीय करों में राज्यांश, केंद्रीय कर जो सरकार वसूलती है और उसमें जो राज्य को हिस्सा मिलता है, वह अगर हम देखें उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में तो वह चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट करित्तर राजस्व, करित्तर राजस्व का मतलब है कि जो टैक्स है उससे अलग, मतलब नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू को आप ऐसे समझ सकते हैं कि सरकार के जो कंपनियां हैं, मतलब जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, उससे सरकार को होने वाले आमदनी, उसके अलावा सरकार ने जो ऋण दिया है उस पर जो सरकार को ब्याज मिल रहा है वो भी उसमें आएगा, और जो सरकार के द्वारा दी जाने वाली अलग अलग सेवाएं हैं उन सेवाओं से सरकार को जो फी की प्राप्ति हो रही है
वो उसमें आता है, किसमें? कर्ता राजस्व में। फिर हम देख रहे हैं क्या कि लोक लेखा शुद्ध, यह है 6 नंबर पे, और अंतिम में देख रहे हैं हम ऋणों एवं अग्रिम की वसूली, वह है 7 नंबर पे। तो ये क्रम हमारे लिए याद रखना काफी जरूरी है। तो हमने क्रम देख लिया, और वह क्रम किसका है? वह है रुपया आता है। नेक्स्ट देखिए कि रुपया जाता है, तो जाता किसमें उसको देखिए। तो अगर जाने की बात करें तो सबसे ज्यादा जो पैसा गवर्नमेंट का जाता है, खर्च होता है, वह है अन्य व्यय में, और वह है 28.97%। अभी जब अदर एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो इसको हमेशा आपको दिमाग में रखना है कि गवर्नमेंट की अलग अलग वैसी तमाम तरह की एक्टिविटीज, क्रियाकलाप जिसके लिए फंड एलोकेट किया जाता है, लेकिन जिस एक्टिविटीज के लिए फंड एलोकेट किया जाता है उसको बजट में परिभाषित नहीं किया जाता है। मतलब बजट में जो क्षेत्र परिभाषित हैं उससे इतर, उससे अलग सरकार जब खर्च करती है तो उसे हम कहते हैं कि अन्य व्यय कहा जाता है। जैसे आपके लिए एग्जांपल यहां पे प्रशासनिक व्यय, अलग अलग सेवाओं एवं विकास कार्यक्रम पर किया जाने वाला खर्च। तो हम क्या देख रहे हैं? रुपया जाता में 1 नंबर पर क्या है? अन्य व्यय। दूसरे नंबर पर क्या है? दूसरे नंबर पर है वेतन, भत्ते, मजदूरी आदि अधिष्ठान व्यय, वो आता है। तीसरे नंबर पर देखिए क्या है? पेंशन, आनुतोषिक, मतलब यहां पर बात हो रही है ग्रेच्युटी की। चौथे नंबर पर वृहत निर्माण कार्य, लघु निर्माण कार्य। फिर 5वें नंबर पर है निवेश, ऋण, और फिर ब्याज और लाभांश, और फिर लास्ट देखें सहायक अनुदान, अंशदान, राज्य सहायता। तो ये क्रम हमें याद रखना काफी जरूरी है। तो हमने क्विक रिवीजन से संबंधित अपने इस पहले वीडियो में उत्तराखंड का जो बजट आया है 2025-26 वित्तीय वर्ष का, तो उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण डेटा है उस पर हमने गौर किया, और परीक्षा के दृष्टिकोण से वो किस रूप में हमारे लिए उपयोगी हो सकता है उसे हमने देखा। तो हम इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।